Assalamu alaikum, dear students. I hope that all of you will be fine and doing well at your homes. Your course title is Sculpture for Public Places and Community, and today I will discuss the modern sculptors and their works with you. I am your instructor Sana Aslan, lecturer, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. फ्यूचरिज्म में अम्बर्टो बॉक्शवानी का काम अहम है इस हवाले से कि उन्होंने जो है वो मॉडर्न स्कल्पचर्स बनाए, और क्यूबिस्ट में अलेक्जेंडर का नाम और इसके अलावा क्यूबिस्ट जो है वो पिकासो का काम इंतहाई अहम है। पिकासो का हेड ऑफ अ वुमन जो है वो आई विल डिस्क्राइब इट इन द कमिंग स्लाइड। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर दैट इज एंड इट शोज द फ्रेगमेंट्स, उसके अंदर किस तरह से फॉर्म्स को जो है वो एनालिसिस करके उनको बनाया गया है। दिस ऑल इज व्हाट आई विल डिस्कस इन द कमिंग स्लाइड्स। मॉडर्न स्कल्पचर्स में काइनेटिक आर्टिस्ट जैसा कि अलेक्जेंडर कार्टर एंड जीन टैंगले भी शामिल हैं। स्विस मिनिमलिस्ट स्कल्पचर भी इसमें शामिल हैं, और अदर जो मॉडर्निस्ट फॉर्म्स हैं जैसा कि फाउंड ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर रेडीमेड्स हैं, दे आर मेड बाय मार्शल डूचाम्प, वो भी मॉडर्न स्कल्पचर्स का ही हिस्सा हैं। ये फाउंड ऑब्जेक्ट्स या रेडीमेड्स क्या हैं, इनके बारे में भी हम तफसील से बात करेंगे। ताहम आपको एक नो हाउ देने के लिए मैं ये बताऊंगी कि ये फाउंड ऑब्जेक्ट्स यानी कि रेडीमेड एक चीज़ जो कोई परचेज कर ले और फिर उसको अपनी मर्जी से एग्जिबिट करे, अपनी मर्जी के एंगल पे, और कोई थॉट प्रोवोक करने के लिए, कोई थॉट रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द फाउंड ऑब्जेक्ट और द रेडीमेड ऑब्जेक्ट। इस तरह के ऑब्जेक्ट मार्शल डूचाम्प ने बनाए हैं जो कि 1887 से 1968 का टाइम पीरियड है जिनका। ब्रिटिश और अमेरिकन स्कल्पचर्स भी मॉडर्न आर्ट में मॉडर्न स्कल्पचर्स को क्रिएट करते रहे। अगर मॉडर्न ब्रिटिश स्कल्पचर की बात की जाए तो हेनरी मूर का नाम तारीफ के काबिल है। उनके साथ साथ बारबरा हैपवर्थ एंड बेन निकोलसन का काम भी जो है वो मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न स्कल्पचर्स को शो करता है। मॉडर्न अमेरिकन स्कल्पचर्स में जेम्स अर्ल फ्राजर फेमस हैं, डैनियल चेस्टर फ्रेंच, एना हयात हंटिंगटन एंड कर्टसन बॉर्गलन। ये सब आर्टिस्ट जो हैं मॉडर्न तरीके से स्कल्पचर्स को बनाते रहे और उन्होंने आर्ट में एक नई जिद्दत पैदा की। बहुत मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स, मुख्तलिफ कलर्स, लाइन्स और जो है वो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कॉम्पोजिशंस बनाते रहे, जिससे आर्ट में और आर्किटेक्चर में ज़्यादा चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। जैसा कि मार्शल डूचाम्प के अगर स्कल्पचर्स की बात की जाए तो वो रेडीमेड थे, बट दैट वाज एन एडिशन कि इस तरह का भी कोई स्कल्पचर हो सकता है या इंस्टॉलेशन हो सकती है। मिड 20th सेंचुरी का जो मॉडर्न स्कल्पचर का आर्ट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द assemblages of Louis Nevelson. Emotive Holocaust sculptures of Victor Tolkien and Nander Grid were also made during the time period 1922 to 2013 and 1924 to 97. Here are some pictures that how a modern art or how a modern sculpture can look like. तो यहाँ पर आपको डाइवर्स तरीके से जो है स्कल्पचर बने हुए नजर आएंगे। यू कैन सी द हेड ऑफ अ मैन एंड चेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म एंड देयर असेंबलेज। इसके अलावा भी डिफरेंट तरीके से स्कल्पचर्स को बनाया गया, उनकी फॉर्म्स को डिस्टॉर्ट कर दिया गया, उनकी फॉर्म्स को ज़्यादा ज्योमेट्रिकल तरीके से बनाया गया, और इवन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रेडीमेड स्कल्पचर्स को भी प्रेजेंट किया गया। Here you can see a head of woman made by Picasso. इस स्कल्पचर को चारों जानिब से घूम के देखा जा सकता है। पिकासो ने अपनी पेंटिंग्स में 4th डायमेंशन ऑफ आर्ट प्रेजेंट की थी। 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर 3 डायमेंशनल आर्ट फॉर्म इससे पहले भी बनाई जाती रही है, लेकिन पिकासो ने उसमें एक 4th डायमेंशन मुतारिफ करवाई, और उसी तरह से जब उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए तो अपनी जो फॉर्म्स थी और जो डिस्टॉर्शन थी उस सबको उन्होंने अपने स्कल्पचर में भी दिखाया।
यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स दिखाए गए हैं और बीनीथ जो एक्चुअल हेड है उसकी फॉर्मेशन प्रॉपरली समझ भी नहीं आ रही। एक खास बात स्कल्पचर की ये है कि चूंकि इसको चारों तरफ से घूम के देखा जा सकता है तो हर तरफ से देखने पर इसका एक मुख्तलिफ एंगल नजर आता है। पिकासो की बनाई गई एक स्टिल लाइफ, जस्ट टू शो यू द रेफरेंस, by the 60s, minimalism, geometric abstraction, and abstract expressionism predominated sculptures. So, some characteristics of the works जो कि उस टाइम पे बनाए गए. Some were large-scale works, even small-scale works were made during the time period. Welded steel works, environmental installations, and different materials like ceramics were used to make the sculptures. स्कल्पचर्स का आर्ट कोई नया नहीं है, इसमें जिद्दत आती गई, इसमें चीज़ें बदलती गई, मज़ीद चीज़ें ऐड होती गई, लेकिन स्कल्पचरल फॉर्म अगर हम फर्स्ट याद करें तो वो हमें पैलेलिथिक ज़माने से ही नज़र आ रही है। इंसान को उस वक़्त में जो भी चीज़ खूबसूरत लगती थी या कारामद लगती थी वो उसे अपने पास संभाल के रख लेता था और फिर उसको किसी भी चीज़ की मदद से पिरो कर उन्होंने उसको नेकलेस की शक्ल इख्तियार दी। उस ज़माने में बनाए जाने वाला वेनस ऑफ वेलेंडॉर्फ का जो स्कल्पचर है वो ख़ास अहमियत का हामिल है, जो कि साइज़ में बहुत छोटा है, लेकिन चूँकि उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर दिखाया गया है वो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। उस स्कल्पचर में जो खातून बनाई गई है उसके फीचर्स नहीं बनाए गए, जिसकी कोई भी वजह हो सकती है, बट उस तरह के स्कल्पचर्स जब मॉडर्न आर्ट में बनाए गए तो वो ज्योमेट्रिकल शेप्स को इंट्रोड्यूस कराते गए और उसके अंदर डिफरेंट थीम्स को प्रेजेंट किया गया। तो स्कल्पचर का आर्ट कोई नया नहीं है, अलबत्ता कन्वेंशनल स्कल्पचर्स और मॉडर्न स्कल्पचर्स के दरमियान का जो फासला है उसमें आर्टिस्ट डिफरेंट तरीके से अपने काम को दिखाता गया। As far as the Paleolithic sculptures are concerned, तो वेनस ऑफ वेलेंडॉर्फ की जैसे मैंने बात की तो वो भी उसके अंदर भी एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म नजर आती है, उसके हाथ और पांव छोटे बनाए गए हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्कल्पचर्स मॉन्यूमेंटैलिटी ऑफ द थीम को प्रेजेंट करते हैं, प्योरिटी ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर हरकत को दिखाया जाता है और फिगरेटिव स्कल्पचर्स भी बनाए गए हैं। फिगरेटिव स्कल्पचर्स अमूमन आर्टिस्ट के पसंदीदा रहे हैं। ग्रीक स्कल्पचर्स के अंदर बहुत खूबसूरत एथलीट्स के मुजस्मे बनाए जाते थे। मार्बल जैसे मटेरियल के अंदर बल्जिंग वेन्स और मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना दिखाया गया और वहाँ पर ह्यूमनिज्म पे फोकस किया जाता था। उनके लिए उनके एथलीट्स बहुत अहम थे। उसके अलावा भी उन्होंने जैसे एथना का मुजस्मा बनाया तो वो 42 फीट टॉल उन्होंने उसको बनाया और इतना बड़ा साइज होने के बावजूद इसकी एग्जीक्यूशन इंतहाई उम्दा है। ग्रीक के स्कल्पचर्स को रोमन्स ने कॉपी भी किया। कुछ ऐसे ग्रीक स्कल्पचर्स हैं जो कि मार्बल में बनाए गए थे और बाद में रोमन्स ने उसकी मार्बल के बजाय ब्रॉन्ज में कॉपीज बनाई। I will discuss 3 of the sculptors and their works with you. First will be the sculptures of Auguste Rodin, then the sculptures of Pablo Picasso, and the sculptures of Marcel Duchamp. Sculptures of Auguste Rodin. Auguste Rodin is considered to be the father of modern sculpture. Although he stuck with traditional artistic conventions, Rodin remained self-taught, but he respected the academic tradition of art and tended to emphasize artistry. Auguste Rodin self-taught भी रहा है और साथ साथ उसने आर्टिस्टिक कन्वेंशन जो ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक कन्वेंशंस हैं उनको भी अहमियत दी है। He had an exhibition that was of big importance to modern sculpture. It was a sort of beginning of the modernism in sculpturing. That exhibition was held in Paris in 1900. Here you can see a sculpture of Auguste Rodin. He has made it. And you can see कि यहाँ पर conventionally जिस तरह से sculptures को फॉर्म के साथ बनाया जाता था वो चीज़ भी नजर आती है और इसमें मॉडर्निज्म भी नजर आता है। फॉर्म्स को ऑगस्टे रॉडिन ने अपने तरीके से मोल्ड किया है, ऐसे बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया है।
This is another sculpture made by Auguste Rodin. It shows the thinker. ऑगस्टे रॉडिन फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट कहलाता था और उसके काम के अंदर कन्वेंशनल आइडियाज के साथ साथ मॉडर्न आइडियाज भी नजर आते हैं, जबकि मार्शल डुचाम्प का जो काम है वो कम्प्लीटली एक मुख्तलिफ किस्म का आर्ट था। मार्शल डुचाम्प बिलोंग टू डाडाइज्म विच वाज एन आर्ट मूवमेंट. इट वाज एन आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट विच began in Zurich, Switzerland. It arose as a reaction to World War I and the nationalism that many thought had led to the war. Influenced by other avant-garde movements, for example Cubism, Futurism, Constructivism and Expressionism. Its output was widely diverse, ranging from performance art to poetry, photography, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड कोलाज. तो मुख्तलिफ किस्म का काम जो है वो यहाँ पर किया गया, जिसमें पोइट्री, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड कोलाज यानी हर तरह का आर्ट शामिल है. Some other features of Dadaism are that Dada was the first conceptual art movement where the focus of the artist was not on crafting aesthetically pleasing objects, but on making works that often shows the things which are quite different. So intense were numbers of Dada on opposing all norms of bourgeois culture that the group was barely in favor of its own self. Dada is anti-Dada. They often cried. It shows the conceptual art. It shows the purposeful art. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आर्ट बनाया जाता था, कोई ऐसा आर्ट पीस जिसमें कॉन्सेप्ट मौजूद हो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था. उनका ख्याल था कि कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपरली समझ में आ सकता है तो उसके लिए किसी रेडीमेड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता था. उनका आर्ट पर्पसफुल होता था, यानी उसको किसी न किसी मीनिंग की वजह से प्रेजेंट किया जाता था. इम्पोर्टेंस ऑफ चांस इसके अंदर है. They went against all the norms of traditional art production, whereby a work was meticulously planned and completed. The introduction of chance was a way for Dadaists to challenge artistic norms and to question the role of the artist in the artistic process. So, रोल क्या है एक आर्टिस्ट का उस क्रिएशन के अंदर? क्या किसी भी आर्ट वर्क को क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना ज़रूरी है, या फिर उसकी मेहनत भी उसके अंदर शामिल होगी कि उसने किस तरह से लाइन और कलर और फॉर्म को लेते हुए एक कॉम्पोजिशन क्रिएट की है. तो डाडाइज्म ने आर्ट को एक मुकम्मल तौर पर नया रुख दिया, जिसमें कन्वेंशनल आइडियाज़ के बाद अब मॉडर्न आइडियाज़ भी जो है वो शामिल होते हैं.